शादी के बाद ससुर को पाला की बीमारी हो गई तो सास ने मेरी जिम्मेदारी ससुर की देखभाल पर लगा दी। मेरे ससुर की इतनी उम्र नहीं थी जितना मैं समझती थी। वो अभी काफ़ी जवान थे। मैं रोज जैतून की तेल से ससुर की टांग की मालिश करती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। एक रात में मालिश करने में मसापा थी कि मेरी आँखें नींद से बंद होने लगी। तो अचानक मेरा हाथ ससुर के खास जगह पर लगा। तो मैं चौंक गई, क्या इस उम्र में भी इतना सख्त। खैर, मैंने इस ख्याल से अपना जहन झटक दिया और वापस आकर अपने कमरे में सो गई। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। पूरी रात मैं इसी सोच में थी कि अगर एक बार अपने ससुर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि एक बार डकाम तो सही, इसमें हर्ज ही क्या है, कौन सा किसी को पता लगेगा। इस रात मैं पूरी तैयारी में थी। मैंने तंग कपड़े पहन रखे थे। जब सब सो गए तो मैं तेल हाथ में लिए ससुर के कमरे में दाखिल हुई। उनके सामने बैठकर जब मैंने टांग की मालिश करनी शुरू की, मेरा हाथ सुसर के। मैं एक बड़े घर की बहू थी। मेरे वल्दना बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और मैं अपने दूर के रिश्तेदार की घर यतीम की जिंदगी गुजार रही थी। मेरे रिश्तेदार के यहाँ एक दिन गई, यूं उस नेक-दिल इंसान ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगकर मुझे एक आला श्रृंगार में शादी कर दिया। मैं इस गाजा में हूँ और इनकी नज़र मुझ पर पड़ी। बहू बन चुकी थी, जिंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून आ गया था। लेकिन अचानक ही एक दिन बड़े हादसे में मेरा शौहर इंतकाल कर गया और मैं जवानी में ही बेवा हो गई। मेरे शौहर के सिर्फ 2 ही भाई थे और अब मेरा छोटा देवर ही रह गया। मेरे साथ इसकी शादी करना चाहती थी क्योंकि मेरे ससुर ने कहा वो अपने यतीम बेटी की शादी किसी और से नहीं होने देंगे, बल्कि वह अपने दूसरे बेटे से ही उसकी शादी कर देंगे। मेरी सास इस शादी पर राजी नहीं थी, जबकि देवर और ससुर की इसी में मर्जी थी। मेरी सास को लगता था कि जो बहू मेरे ससुर को पसंद करते हैं, वह यतीम लड़कियों पहले ही अपने माँ बाप को खाकर बैठी होती हैं और बाद में शौहर को भी खा जाती हैं। यानी उनकी नसटा पर साए इनके सआओं की मौत हो जाती है। मेरी सास की यह छोटी सोच ने शौहर के मरने के बाद मेरी जिंदगी भी आबना बना दी थी। लेकिन इस घर के शेवा मेरा दूसरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप मेरी शादी को लेकर घर में झगड़ा चल रहा था। एक रात मेरे ससुर अचानक बीमार हो गए और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसे देखते हुए मेरा देवर फौरन अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें फॉल हो चुका है और अब वह शायद ही ठीक हो। मेरा देवर ससुर को वापस घर ले आया और अम्मा पर खूब बरसा कि इस मर्तबा तू ही अपना शौहर खा रही है। मेरी सास भी शायद सदमे की हालत में थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई और बहुत ही कम किसी से बात करती। ससुर की हालत को देखते हुए मेरे देवर ने मुझसे कहा, एक काम वाली रख लेते हैं जो अब्बा का काम कर देगी। मैंने भी इस बात पर हामी भर ली क्योंकि जवान बहू अब ससुर के कमरे में खास वक्त तो नहीं रख सकती थी, इसलिए बड़ी उम्र की एक मल्म को रखना ही बेहतर था, क्योंकि अब तो मेरी सास भी अपने कमरे में बंद रहती। कुछ दिन में मल्म का बंदोबस्त तो हो गया। मल्म रोज काम पर आती और कमरे में ही वक्त गुजारती। जब मेरा देवर घर आ जाता तो मैं भी अपने ससुर के पास उसकी मौजूदगी में चली जाती और ससुर के कमरे की जानिब देखती। मेरे लिए यह बात बहुत हैरानक थी, लेकिन खामोश तमाशाई बनी हुई सब कुछ देखती रहती और आकर क्या कह सकती थी। एक दिन अपने इस दौर के रिश्तेदारों के घर गई, जिन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा था। मुझे घर से कॉल आई। फ़ोन पर मल्म की आवाज़ थी जो काफ़ी डरी सहमी हुई थी, पर उसने मुझे फ़ौरन घर आने का कहा। मैं उसी वक्त जल्दी जल्दी घर पहुंची तो मल्म दरवाजे में खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, मैंने यहाँ काम नहीं करना, इस घर में साया है, मेरा हिसाब किताब करें और मैं जाऊँ यहाँ से। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हुई। मैंने उसे कहा, तफसील से बताओ क्या हुआ, लेकिन वह कुछ बताने पर आमादा नहीं हुई बल्कि अपने पैसे छोड़कर जा रही थी। अचानक मेरी सास भी वहीं चली आई। उन्होंने पैसे निकालकर मलम को दिए और वह पाग हुई। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुई, यह तो कमरे से निकलती ही नहीं, मगर आज कैसे दरवाजे पर आ गई। लेकिन मैं मजीद कुछ कही, चुपचाप घर से अंदर चली गई और अपने ससुर के लिए खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाने के लिए ट्रे तैयार की, तो मेरी सास भी किचन में पहुंच गई। इन्हें किचन में देखकर मेरा दिल ही दिल में मजीद हैरान हुई। अभी मैं इनके आने का मकसद ही तलाश कर रही थी कि बोल उठी, यह खाना मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ, मैं खिला दूंगी। मैंने बगैर कोई दूसरा लफ्ज कहे बर्तन उन्हें थमा दिए और खुद कमरे में चली आई। शायद आज का दिन ही एक के बाद हैरानक मंजर देखने वाला था। उस दिन के बाद वो ससुर के कमरे में खुद जाने लगी थी। मुझे लगा इन्हें भी अपने शौहर का एहसास हो चुका है।
इसलिए खिदमत कर रही हैं। मगर अब मेरे ससुर भी पहले से ज्यादा कमजोर हो गए थे और दिन ब दिन इनकी सेहत गिरती जा रही थी। एक दिन मेरे देवर ने अम्मा से कहा, वह शादी करना चाहता है ताया कि इसकी बीवी आए और घर में एक मजीद औरत की कमी भी पूरी हो। मेरी सास ना कुछ कहे, मेरे देवर की शादी पर राजी हो गई और दिन रात इसकी शादी की तैयारियों में लगा दी। कम ही अरसे में मेरी सास ने मेरी शादी की सबसे कम दिलचस्पी मुकम्मल करके अपने बेटे की शादी कर दी और मेरी नई देवरानी शादी करके ससुराल आ गई। मेरी देवरानी बहुत मासूम और सादा मिजाज थी और हर किसी को बात पर सर झुका देती और जमाने की कलकियों से बिल्कुल भी नहीं आती थी। सास ने नई दुल्हन को आते ही ससुर के कमरे में खिदमत पर लगा दिया और मेरा देवर भी अपनी बीवी को यही तलकिना करता कि वह अपने बीमार ससुर की खिदमत दिलो जान से करें। मेरी देवरानी हर वक्त ससुर के कमरे में रहने लगी थी। मेरी सास ने एक मर्तबा फिर से अब कमरे से निकलना बंद कर दिया था और ससुर की सारी जिम्मेदारी मेरी देवरानी पर आ गई थी, जिसे वह खुशी इसलूबी से निभा रही थी। इन्हीं दिनों मेरा देवर अपने एक दोस्त के घर ले आया और घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया। मेरी सास ने उस पर बटाया किया तो मेरे देवर ने कहा, घर का खर्च बढ़ गए हैं और अब्बा की दवाइयाँ भी महंगी आ रही हैं, इसलिए हमें यह आमदनी की ज़रूरत है। वैसे भी यह लड़का इसका बचपन का दोस्त है और देखा भला है। सास ने देवर की बात सुनी तो खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मेरे देवर ने मुझे कमरे में आकर बताया कि उसका यह दोस्त पहली मर्तबा घर से दूर आया है, इसलिए खाना पकाना नहीं जानता। अब से इसका खाना भी हमें बनाकर देंगे। मैंने अपने देवर की बात पर हामी भर ली। मैं रोजाना उसके दोस्त का भी खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बना लेती तो वह मेरे देवर उसे पहुंचा देता। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घरवाले तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो रात के इस पहर कौन हो सकता था। मैंने उठकर हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोल दिया तो सामने मेरा देवर का वही दोस्त खड़ा था जो ऊपर वाले हिस्से में रह रहा था। इतनी तेज बारिश और ठंड में वह मुकम्मल भीग चुका था और जल्दी जल्दी मार्टा करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे खड़ी मैं उसके दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए फ़ौरन किकबा की अनाबा बढ़ी और चाय बनाकर उसके लिए जाने लगी। इतनी ठंड में एक इंसान के लिए मेरे दिल में हमदर्दी और एहसास के जज्बात पहना होना फितरी था। चाय लेकर ऊपर वाले पोर्शन में गई तो सामने ही वह अपने गीले कपड़े सुखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आता देखकर एक लम्हे के लिए वो टाटा गया। कदम तो मेरे भी डग, लेकिन मैं पूरे एतमाद से आगे बढ़ी और चाय उसके सामने पेश की। मेरे हाथ में चाय देखकर उसे इतने सूकड़ लहजे में कहा। इस वक्त चाय की सख्त तलब हो रही थी। मैं भी चाय देकर जल्दी से नीचे आ गई कि कहीं कोई देख ना ले। और फिर उस दिन के बाद मैं उस लड़के के गैडाई तौर पर बहुत सोचने लगी थी, क्योंकि वह शक्लो सूरत मेरे मरहूम शौहर से कहीं ज्यादा अच्छा और पुअकस था। मैं बक्सर ही उसके लिए कुछ ना कुछ बनाकर ऊपर ले जाने लगी और यूं हमारे दरमियान बेटा की दावा गिरकर बेनलफे बढ़ने लगी। इधर मेरी सास का वही रवैया था, कमरे में बंद रहना, जबकि मेरी देवरानी ससुर की कायडमटूम में मशगूल रहती। दूसरी तरफ मेरे देवर के अंदाज और ट्वा भी उसे बदलते जा रहे थे। ना जाने क्यों वह अब अपनी बीवी से नाराज रहने लगा था। एक रात जब मैं उठकर अपने देवर के दोस्त को मिलने गई तो हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। अचानक मेरी देवरानी वहीं पर आ गई। उसे देखकर मैं और लड़का दोनों ही घबरा गए। वो लड़का फौरन से पहले अपने कमरे में चला गया, वहीं रह गई। मेरी देवरानी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, वो ससुर के मेल कपड़े धोकर सुखाने आई थी, लेकिन यह सब देखकर उसे अफसोस हुआ। मैंने आगे बढ़कर देवरानी के पैर पकड़ लिए, वो यह बात किसी को ना बताए, वरना मैं कहीं जाऊंगी। इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। मेरी देवरानी ने मुझे एक चांस और दिया और वह चली गई। उस दिन के बाद मैं मुआटटा हो गई, लेकिन अब भी अपने देवर के दोस्त से राब्ता खत्म नहीं किया। अब यह मेरे बस में नहीं था। मैं उसे मोहब्बत करती थी और हमेशा मिलते रहना चाहती थी, बल्कि उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, मगर अब मुझे अपनी देवरानी की तरफ से डर लगा रहता और किसी तौर पर भी यकीन नहीं आता। एक दिन मेरा ससुर से बाहर रहा तो मेरी देवरानी ने मुझे बुलाया और कहा, आज खराब है, मैं आकर देख लूं। जब कमरे में गई तो मुझे वाकई बहुत बीमार लग रहे थे और लगता था कि आज वह नहीं बचने वाले। मेरी देवरानी ने मजीद कहा वो उसे को बुला रहे ताकि वह आज उनके पास रहे। मैंने हामी भर ली और ससुर के कमरे से निकलकर सास के कमरे की तरफ जाने लगी।
लेकिन ना जाने मेरे दिल में इस वक्त क्या ख्याल आया कि मैं वहीं से मुड़कर अपने कमरे में चली आई और फौरन कंबल ओढ़कर सो गई। कुछ ही देर बाद मेरे देवर की कदमों की आवाज़ आई। यकीनन वह घर वापस आ चुका था। मैं उठकर झंका तो वह कमरे में चक्कर काट रहा था। मुझे आता देखकर उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो मैंने दिल में सोचा यही मौका है। लोहा गर्म है, वार कर देना चाहिए। मैंने उसे कहा, जानते ही सारा दिन वह ना जाने इसकी क्या हाकटा है। मेरे देवर के दिल में पहले ही बीवी के लिए बड़गमना टपक रही थी। मेरी बातों ने जल्दी तेल का काम किया। वो फौरन वहां से निकलकर अपने बाप के कमरे की जानिब गया। लेकिन अंदर ना जाने आसमान फूट पड़ा जब देवर ने देखा कि जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी बीवी उसके बाप के ऊपर झुकी हुई है। इस मंजर को मेरे देवर के जहन ना जाने क्या समझ गए। कबूल ना किया और मेरी बातों का भी असर था। वह दौड़कर अपनी बीवी की तरफ बढ़ा और उसे अपने बाप पर धकेल दिया। मेरे देवर ने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं कोने में खड़ी यह सारा मंजर देख रही थी। साहब की बात सुनकर मैं भी वहां से चली आई और देवर को रोकने लगी। वह रोकने वाला नहीं था। उसने आओ ताऊ ना देखा, अपनी बीवी को खड़े खड़े तलाक दे दी। यह सब इतना अचानक हुआ, कोई समझ नहीं सका। लेकिन मेरे देवर की बीवी अब भी असीम पेश कर रही थी और मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते उसने कहा, मैं इन्हीं लोगों को बताऊंगी कि ससुर की मौत के करीब थी, इसलिए मैंने सास को बुलाने भेजा। लेकिन जब मैं वापस नहीं आई तो वह ससुर को उठाने की कोशिश करने लगी, जिसके नतीजे में वह वहीं गिर गए। लेकिन मैं इस लम्हे से संक मुकर गई और अपने देवर से कहा, यह बहुत दिन से इस गायनाउन फिल्म में मलस थी और मैं ही चुपचाप यह सब देख रही थी कि मेरा सच बोलने से कोई भी यकीन नहीं करता। मेरी देवरानी बड़ी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। उसे तो तलाक हो चुकी थी, लेकिन उसके दामन पर लगा यह बदनामी का दाग मेरे बीच सच बोलने से मिट चुका था। पर मैंने ही ऐसा नहीं किया। उसी दौरान मेरे देवर दौड़कर अपने बाप को उठाने की कोशिश की तो पता चला वह मर चुका है। शायद मेरे ससुर ने अपने बेटे की हरकत का सदमा दिल पर लगा लिया था। मेरी देवरानी उसी वक्त घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और साजिद साहब अपने ससुर की तड़बना में मसापा हो गए। मेरी सास सिरडटा में बैठ चुकी थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह बहुत पुरज़कूना थी। मेरी सास की इड्डा मुकम्मल होने के कुछ दिन बाद एक दोस्त उससे मिलने आई। मैं अपनी सास कमरे के बाहर की जानिब खड़ी हो गई, जहां से अंदर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा सरका लिया, जहां से अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मेरी सास खुशी दिली से बातें कर रही, लगता ही नहीं था कि कुछ महीने पहले इस औरत का शौहर मर चुका है। कुछ देर बाद मेरी सास उठकर अपनी अलमारी की अनाबा गई और एक चिड़िया सी अपने दोस्त के थमा दी। मेरी सास के चेहरे पर एक पुरसा मुस्कुराहट थी। अगले ही लम्हे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जब मेरी सास ने अपनी दोस्त से कहा, वह काम मुकम्मल कर चुकी है और एक तीर से दो शिकार हो गए हैं। एक तरफ शौहर की यह दवाई मिलाकर देने से बिस्तर पर लगा दिया और दिन ब दिन उन्हें कमज़ोर करके ख़त्म कर दिया, जबकि दूसरी अनाबा बहू को भी ठिकाने लगा दिया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास इस वक्त तक भी जा सकती है। दूसरी औरत जो कि मेरी सास की दोस्त, अब वह मेरे बारे में पूछ रही थी, जिस पर वह औरत बता रही थी कि मैं इसी घर में रहूंगी क्योंकि एक मलमे की भी ज़रूरत है। इसी लम्हे मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास हो चुका था। मुझे इस दिन अपनी देवरानी के साथ यह जुल्म नहीं होने देना चाहिए था और बाद में सच बोलकर उसे बचा लेना चाहिए था। मेरी सास पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी सास इस हद तक भी जा सकती थी। मैं उस घर से इस लड़के के साथ भाग गई थी। जिस लड़के के साथ मैं भागी थी, उसका अपना भी कोई मजबूत ठिकाना नहीं था। इसलिए वह रात मुझे अपने दोस्तों के पास ले गया और कहा, आज रात यही गाएंगे। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे रात सुबह के 4 बजे मेरी आँख खुली तो मुझे खबर ही नहीं हुई और जब सुबह जागी तब मेरे जेवरात वाला बैग गायब था और वह रात ना जाने वह कौन सा चोर लेकर गया। मैंने जिस लड़के के साथ भागी थी उसे जगाकर सारी सूरत हाल बताई तो वह भी हैरान हुआ कौन उठाकर ले गया। लेकिन एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया, मेरे हाथ में बैग देकर उसके दोस्तों को पता चल गया होगा कि बैग में जरूर कुछ सोना है, क्योंकि हमेशा घर से भागने वाली लड़कियों के पास यह सब जरूर होता है। मैंने उस लड़के से कहा, यह सब तुम्हारे दोस्तों का किया हुआ है। अगर वह जेवर नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास पैसे कम है, हम गुजारा नहीं कर सकते। वह लड़का मेरी बातों में आकर अपने दोस्तों से लड़ने लगा। इसके नतीजे में उन्होंने हमें वहां से निकल जाने का कहा। हम दोनों वहां से निकलकर किसी नए ठिकाने की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। शाम तक उस लड़के ने मुझे कहा, एक औरत के पास कभी नहीं रहा।
इसलिए तुम कहो तो वहाँ ले चलूं। हमारे पास कुछ दिन गुजारने के लिए ठिकाना होगा। मुझे पता तो चल गया था कि मैं भागकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता ना बचा था, इसलिए मैं फौरन मान गई। मगर अगले ही लम्हे उस लड़के ने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा वह कोई ठीक औरत नहीं है। मैं समझ गई थी, मगर फिलहाल भरोसा करने के सफ़र पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसी जगह पर ना जाने कौन मर्द अच्छे होते हैं, मुझे शुरू से एहसास हो रहा था। मैंने अब मजबूरन अंदाजा करते हुए कहा, कुछ भी हो बाद से रात गुजारने के लिए कहीं ले जाओ, मुझे तुम पर यकीन है। इस तरह हम दोनों इस औरत के घर पहुंच गए। क्या था एक रंगीन खाना जहां पर हर तरफ रंग बिरंगे लफ्ज़ में मलवस औरतें घूम रही थी, मगर मैं चुपचाप वहां सबसे देखती रही। रात सोने के लिए उस औरत मुझे एक अलग कमरा दिया, जब लड़के को इसके अंदर भेज दिया। मुझे बहुत फिक्र हुई और कहीं कहीं शक भी कि मेरे साथ कोई धोखा होने वाला है। मुझे अब भी यहीं रहना है, जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैंने उस औरत की मानट की, वह मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन वह नहीं मानने वाली थी। 2 दिन बाद मैं अपने कमरे की खिड़की से बैठी बाहर का मंजर देखते हुए अपनी किस्मत और गलतियों को कोस रही थी। उस औरत के घर एक मांगने वाला साहिल दरवाजे पर आया। मैंने मौका देकर साहिल को कहा कि अगर वह मुझे यहाँ से निकालने में मदद देगा तो मैं उसे भारी रकम दूंगी। साहिल यहाँ आने का आदी था और यहाँ से सब इल्म था, इसलिए उसने मेरी बात मानकर अगली रात मुझे इसके घर की दीवार को कूद जाने में मदद दी, और यूं मैं इस गंदी जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। मेरे पास एक आखिरी सोने की चैन बची थी जो मेरी गर्दन में पहनी हुई थी। मैंने वह निकालकर साहिल के हवाले कर दी और खुद आगे की राह ली। मेरे पास कोई ठिकाना, कोई तालीम, कोई पैसा, सर छुपाने की छत तक कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए मुझे इस साहिल के कुछ दिन पनाह मिल गई और उसके कहने पर आकर मैंने भीख मांगना शुरू कर दी, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई मजीद काम नहीं मिलना था और बाहर दुनिया बहुत ख़राब थी। मुझे कभी कभी शुरू से एहसास होता कि यह सब मेरे इस गुनाह की सज़ा है जो मैंने अपनी देवरानी और मरहूम ससुर के खिलाफ झूठ बोलकर की। मगर मैं फिर भी खुशकिस्मत थी कि मुझे अपनी सच्चाई में कुछ कहने का मौका और माफ़ी मांगने का मौका दुनिया में ही मैसा आ गया था। ना आप सब लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।